कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे पैसेंजर प्लेन से जो अमेरिका की तरफ जा रहा था। इसी दौरान एक यात्री हैरान होकर फ्लाइट अटेंडेंट से पूछता है कि आखिर फ्लाइट का रूट अचानक क्यों बदल दिया गया। फ्लाइट अटेंडेंट इसे समझाती है कि असली रूट पर मौसम बहुत खराब है, इसलिए पायलट ने खुद फैसला लेकर रास्ता बदल दिया है और अब विमान उम्मीजन के ऊपर से उड़ान भरेगा। चूंकि इस फ्लाइट में केवल 8 यात्री थे, इसलिए किसी ने पायलट नोटिस करता है कि अचानक विमान का जीपीएस सिस्टम काम करना बंद कर चुका है, यहां तक कि कंट्रोल पैनल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। पायलट तरनित 20 स्टेशन से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी कोशिश भी नाकाम हो जाती है क्योंकि रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम भी बंद हो चुका था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि पायलट को जैसे पहले से अंदाजा था कि कुछ गलत होने वाला है। वो किसी तरह विमान को संभालते हुए अपने फ़ोन से एक आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। इस वीडियो में वो कहता है कि इस विमान में ऐसे बड़े बड़े राज छुपे हैं जिन्हें देखकर उसे पहले ही शक हो गया था कि कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अब विमान तेजी से नीचे गिरने लगता है, सामने घना जंगल और ऊंचे। पायलट किसी तरह पेड़ों की शाखाओं का इस्तेमाल करके विमान की स्पीड कम करने की कोशिश करता है ताकि क्रैश का असर थोड़ा कम हो जाए। कई किलोमीटर तक घसीटने के बाद आखिरकार विमान रुक जाता है। यहां मौजूद लगभग सभी यात्री जिंदा बच जाते हैं, लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट जिसने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी वो मौके पर ही मर जाती है। अब सभी यात्री घबराकर एक दूसरे से चर्चा करने लगते हैं कि आखिर अब उन्हें क्या करना चाहिए। वो लोग पहले कन्फर्म करते हैं कि फ्लाइट अटेंडेंट के अलावा किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई। इसके बाद 2 यात्री जल्दी से कॉकपिट में जाकर पायलट की हालत देखने लगते हैं, लेकिन वहां का दृश्य देखकर वो दंग रह जाते हैं। कुछ पेड़ों की बड़ी शाखाएं पायलट के सीने के आर, फिर भी वो किसी तरह जिंदा था। दोनों यात्री धीरे धीरे सीट हटाने की कोशिश करते हैं ताकि पायलट ठीक से सांस ले सके। तभी अचानक विमान के बाहर आग लगने की आवाज आती है। सभी यात्री तरनित विमान से बाहर निकल जाते हैं और आग बुझाने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि अगर पूरा विमान जल गया तो रेस्क्यू टीम आने तक वो लोग रहेंगे कहाँ। कुछ समय बाद हालात थोड़े शांत होते हैं। अब सभी 8 यात्री अलिफ एक साथ बैठकर समझने की कोशिश करते हैं क्या आखिर रूट बदलने के बाद वो इमेजिन के किस हिस्से में आ गए। किसी के फोन में कोई सिग्नल नहीं था, मतलब इस घने जंगल में सैटेलाइट फोन के बना बाहर की दुनिया से संपर्क करना लगभग नामुमकिन था। ये जंगल सैकड़ों मील तक फैला हुआ था, यहां से पैदल निकलना भी असंभव, मतलब कोई उन्हें ढूंढने भी नहीं आएगा। तभी यात्रियों में से एक आदमी जिसका नाम जैक था सबका परिचय जानने की बात करता है। वो कहता है कि अगर सब एक दूसरे को समझेंगे तब ही मिलकर सही फैसला ले पाएंगे कि आगे क्या करना है। जैक अपना परिचय देते हुए बताता है कि वो एक इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर है, इसका काम लोगों को इंश्योरेंस फ्रॉड करने से रोकना है। वो अपना एक केस खत्म करके अमेरिका वापस लौट रहा था। उसके बाद दूसरा यात्री अपना नाम केविन बताता है। वो पेशे से एक डाक, इसलिए वो बोल नहीं पा रहा, लेकिन वही इकलौता इंसान था जो शायद उन्हें यहां से बाहर निकाल सकता था, इसलिए इसे हर हाल में बचाना जरूरी था। इसके बाद तीसरी यात्री अपना नाम क्रिस्टी बताती है। वो कहती है कि उसे दुनिया घूमना पसंद है और वो अपने ट्रैवल वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है, लेकिन जब इससे इसके अतीत के बारे में पूछा जाता है तो वो कुछ भी बताने से मना कर देती है। चौथा यात्री था कार्लोस। वो एक रेसलर था और मूल रूप से मैक्सिको का रहने वाला था। वो एक फाइटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने अमेरिका जा रहा था। उसके बाद एक कपल अपना परिचय देता है, उन नाम था डैनी और एमी। वो बताते हैं कि आखिर में बचते हैं एक मिडल एज कपल डेविड और लीजा। वो अमेरिका के एक छोटे शहर में होतुल चिल्लाते थे, लेकिन डेविड की हार्ट सर्जरी के लिए वो बाहर जा रहे थे। इस तरह सभी लोग एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। अब उनके साथ था घायल पायलट जो बोलने की हालत में नहीं था। तब ही जैक सबको सजो देता है कि सबसे पहले विमान में बचा सारा खाना और पानी इकट्ठा करके राशन की तरह बांटना चाहिए। वो लोग चेक करते हैं और पता चलता है कि खाना और पानी ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक चल सकता है। इसके बाद जैक कहता है कि अगर बारिश या तूफान आया तो उन्हें विमान के अंदर शरण लेनी पड़ सकती है, इसलिए फ्लाइट अटेंडेंट की बॉडी को बाहर कहीं दूर रखना होगा ताकि विमान के अंदर जगह बनी रहे। सभी लोग मिलकर ये छोटे छोटे काम खत्म करते हैं। अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था, यहां से बाहर कैसे निकला जाए। अब जैक और
सिम्प्रुक कर सके। साथ ही वो ये भी जानना चाहते थे कि आखिर विमान अपने असली रूट से हटकर इस जंगल में कैसे आ गया और बिना किसी खराब मौसम के अचानक क्रैश कैसे हो गया। पायलट कुछ बोलने की कोशिश करता है, ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बड़ा राज जानता हो, लेकिन बोल ना पाने की वजह से वो कुछ भी बता नहीं पाता। तब ही जैक कहता है कि क्योंकि उनके पास खाने और पानी की कमी हो चुकी थी, इसलिए कार्लोस को जीपीएस डिवाइस ठीक करने के लिए छोड़कर बाकी सभी लोग जंगल में खाने और पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं। चलते चलते उन्हें रास्ते में नीले रंग के कुछ मशरूम दिखाई देते हैं। क्रिस्टी अपने रिपोर्टिंग अनुभव से तरनित समझ जाती है कि ये जहरीले मशरूम हैं और उन्हें खाने से कुछ घंटों में इंसान की मौत हो सकती है। वो सभी को चेतावनी देती है कि कोई भी गलती से उन्हें हाथ न लगाए। साथ ही वो ये भी बताती है कि ऐसे मशरूम आमतौर पर गीली जगहों पर उगती हैं, मतलब आसपास कहीं पानी का बड़ा सरवत जरूर होगा। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें सच में एक तालाब मिल जाता है, लेकिन वहां का पानी साफ नहीं था, इसलिए इसे पीने लायक बनाने का तरीका ढूंढना जरूरी था। तभी सभी लोग डर कर पीछे दौड़ते हैं। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि डेविड ने अपनी बंदूक से एक बंदर का शिकार किया है ताकि वो लोग इसे खाकर अपना पेट भर सकें। असल में डेविड और लीसा के पास एक बंदूक थी जिसके बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया था। लीसा कहती है कि वो लोग किसी को डराना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये बात छपाई। अब डेविड के शिकार किए हुए बंदर को पक्का कर सभी लोग रात का खाना खाते हैं। उधर क्रिस्टी और जैक मिलकर तालाब के पानी को साफ करने का तरीका भी निकाल लेते हैं। इस तरह कम से कम आज के लिए खाने और पानी की समस्या खत्म हो जाती है। लेकिन एमी बंदर का मांस नहीं खा पाती, इसलिए इसका हिस्सा खराब न हो इसके लिए डेविड खुद इसका खाना खत्म होने के बाद जैक सभी से पूछता है कि क्या किसी और के पास भी डेविड और लीसा की तरह कोई खतरनाक चीज छपी हुई है, क्योंकि अब हर किसी को सब कुछ जानने का हक था। तब कार्लोस अपना बैग खोलकर दिखाता है। इसके पास सिर्फ इसका फाइटिंग मास्क था जो उसकी फाइटर पहचान को रिप्रेजेंट करता था। साथ ही वो कहता है कि कल वो लोग जीपीएस डिवाइस के जरिए मदद के लिए सिग्नल भेज देंगे, इसलिए फिलहाल उन्हें एक दूसरे से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी रात जब सभी लोग सो रहे थे, अचानक डेविड की तबीयत खराब होने लगती है और दूर अंधेरे में कोई इंसान छपकर ये सब देख रहा था। अब वही रहस्यमयी इंसान अपना सैटेलाइट फोन निकालता है और किसी लड़की को कॉल करता है। वो कहता है कि उनका प्लान अब मतलब इन यात्रियों में से किसी एक के पास सैटेलाइट फोन मौजूद था, लेकिन इसने जानबूझकर उसे सबसे छुपा रखा था और शायद वही शुरू से ये सब कर रहा था। लेकिन क्यों, ये अभी भी एक बड़ा रहस्य था। अगली सुबह सभी लोग लीसा के रोने की आवाज सुनकर जागते हैं, क्योंकि रात में डेविड की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर केविन इसकी जांच करके बताता है कि इसके मुंह से झाग निकल रहा है, मतलब उसे फूड पॉइजनिंग हुई थी और शायद इसे वही जहरीले मशरूम खिलाए गए थे जो उन्होंने पिछले दिन जंगल में देखे थे। ये सुनते ही लीसा गुस्से में आ जाती है। वो सभी पर चलाने लगती है कि उनमें से कोई एक इंसान सबको एक एक करके मार रहा है, लेकिन अब तक किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई इसे इसी समझा गया था कि किसी ने जानबूझकर इसका दम गिरवाया था, लेकिन इसने इस वक्त कुछ नहीं कहा ताकि सभी लोग आपस में लड़ने न लगें। अब लीसा को याद आता है कि इसने ये सारी बातें डेविड को बताई थी और इसी दौरान इसे महसूस हुआ था कि कोई उनकी बातें सुन रहा था, मतलब जिसने उनकी बातें सुनी इसी ने बाद में डेविड को निशाना बनाया, क्योंकि डेविड सच के करीब पहुंच चुका था। अब सभी को समझ आने लगता है कि जब उन्होंने जंगल में जहरीले मशरूम देखे थे तब किसी ने चुपके से कुछ मशरूम उठा लिए थे और रात में उन्हें डेविड के खाने में मिला दिया। सबसे दरूनी बात यह थी कि डेविड ने एमी का खाना भी खाया था, मतलब शायद असली निशाना एमी थी। अब वहां मौजूद हर किसी की जान खतरे में थी। ऊपर से विमान का अचानक क्रैश होना, फिर एक एक करके लोगों का मरना, ये सब साफ इशारा कर रहा था कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि पहले से बनाई गई योजना थी। अब सभी लोग अलग अलग रहने लगते हैं क्योंकि कोई भी किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। उधर डैनी एमी को पायलट का फोन दिखाता है जिसे इसने पहले छुपा लिया था। इस फोन में पायलट की आखिरी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद थी। डैनी और एमी वो वीडियो बाकी सभी को भी दिखा देते हैं। अब सभी पूरी तरह यकीन कर लेते हैं कि यहाँ सच में कोई बड़ा खेल चल रहा है और पिछले दोनों लोगों की मौत महज हादसा नहीं थी। इसी दौरान कार्लोस बताता है कि इसने आखिरकार जीपीएस डिवाइस ठीक कर ली है
अब उन्हें सिर्फ पहाड़ की चोटी तक पहुंचकर इसे एक्टिवेट करना था, लेकिन अब कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर असली कातिल उनके बीच मौजूद था तो वो कभी नहीं चाहेगा कि मदद पहुंचे। अगर जीपीएस चालू हो गया तो सभी लोग यहां से बच निकलेंगे। अब सभी चर्चा करने लगते हैं कि जबकि कार्लिव्स, डॉक्टर केविन और क्रिस्टी पहाड़ पर जाकर जीपीएस डिवाइस इंस्टॉल करेंगे। तीनों लोग अब डिवाइस लेकर पहाड़ की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनका प्लान साफ था, अगर इनमें से कोई एक कातिल निकला तो बाकी दो लोग मिलकर उसे संभाल लेंगे। उधर चढ़ाई के दौरान कार्लिव्स अचानक गुम चबाने लगता है, तब ही क्रिस्टी इसके गुम के रैपर को देखकर समझ जाती है कि ये इसी खाने का हिस्सा था जो पहले। वो चुपचाप कार्लोस पर नजर रखने लगती है, साथ ही सावधानी के लिए वो जीपीएस डिवाइस भी कार्लोस पर नजर रखती है। लेकिन विमान की छत का एक हिस्सा टूट जाता है और वहां से कई बड़े बैग नीचे गिरते हैं। जब जैक छत हटाकर ठीक से देखता है तो सब ही दंग रह जाते हैं, क्योंकि इन बैग्स के अंदर सफेद रंग के कई पैकेट भरे हुए थे। सभी तरनित समझ जाते हैं कि ये ड्रग्स हैं और उनकी कीमत करोड़ों में होगी। अब धीरे धीरे सारी बातें साफ होने लगती हैं। एयरलाइन असल में सामान्य यात्रियों की इड में ड्रग्स की तस्करी कर रही थी। वो तरनित पहचान जाता है कि ये बहुत बड़ा ड्रग ऑपरेशन है। इसे समझ आ जाता है कि शायद एयरलाइन का राज किसी तरह लीक हो गया था और इसलिए विमान को जानबूझकर इस जंगल में क्रश करवाया गया। अब सब ही ये समझ जाते हैं कि उनके बीच मौजूद कातिल शायद इन ड्रग्स पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन फिर भी कई सवाल बाकी थे। अगर मकसद सिर्फ ड्रग्स हासिल करना था तो फिर बाकी लोगों को मारने की क्या जरूरत थी। इसी बीच अचानक एमी डरकर विमान से बाहर भाग जाती है। इसे लगता है कि जिसने भी ये सब किया है वो अब उन्हें भी मार देगा। तब डैनी तरनित इसके पीछे भागता है। उधर केविन कहता है कि बाहर तेज बारिश और तूफान की वजह से कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था। लीसा जंगल में एमी को ढूंढ रही होती है, तभी पीछे से वही रहस्यमयी कातिल इस पर हमला कर देता है। वो चाकू से लीसा पर कई वार करता है। मरने से पहले लीसा इसकी निकाब हटाने की कोशिश करती है ताकि इसका चेहरा देख सके, लेकिन वो सफल नहीं हो पाती और कुछ ही पिल्लों में लीसा की भी मौत हो जाती है। अगली सुबह जब बाकी लोग लीसा की लाश देखते हैं तो सभी पूरी तरह टूट जाते हैं। उन्होंने लाख कोशिश की, लेकिन कातिल बार बार किसी न किसी को मार रहा था। अब वहां मौजूद हर इंसान दूसरे पर शक करने लगता है, लेकिन किसी के पास कोई पक्का सबूत नहीं था। तभी अचानक क्रिस्टी अपनी बंदूक जैक की तरफ तान देती है। वो कहती है कि उसे जैक के सामान से लीसा की बंदूक की चोरी हुई गोलियां मिली हैं, मतलब जैक ही असली कातिल हो सकता है। लेकिन क्रिस्टी के पास सिर्फ यही सबूत नहीं था, इसे जैक के बैग से एक सैटेलाइट फोन भी मिला था। अब क्रिस्टी पूरी तरह यकीन कर चुकी थी कि जैक ही ये सब कर रहा है। हालांकि जैक खुद को बेगुनाह बताता है। वो कहता है कि हाँ, इसने लीसा की बंदूक से गोलियां निकाली थी, लेकिन इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे लगा था कि लीसा ही कातिल है। वो सिर्फ जैक कहता है कि असली कातिल ने ही इसे फंसाने के लिए वो फोन उसके बैग में रखा है। तभी केविन जल्दी से कहता है कि उन्हें इस सैटेलाइट फोन से तरनित मदद मांगनी चाहिए, लेकिन क्रिस्टी बताती है कि वो पहले ही कोशिश कर चुकी है। फोन में एक पासवर्ड लगा हुआ है और बिना पासवर्ड के वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब क्योंकि फोन जैक के बैग से मिला था इसलिए सभी को लगता है कि पासवर्ड सिर्फ जैक को ही पता होगा, लेकिन जैक बार बार कहता है कि फोन उसका नहीं है और इसे कोई पासवर्ड नहीं पता। अब डेनिसी में जैक पर हमला कर देता है, लेकिन केविन इसे रोकते हुए कहता है कि अगर उन्होंने जैक को मार दिया तो फिर फोन कभी उन लोग नहीं होगा और तब वो लोग यहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसलिए फिलहाल जैक को जिंदा रखना जरूरी था। इसके बाद वो लोग जैक को बांध देते हैं। अब बचे हुए 4 लोग फैसला करते हैं कि किसी को जैक से सच उगलवाना होगा और आखिरकार ये जिम्मेदारी डॉक्टर केविन को दी जाती है। केविन जैक के पास जाकर एक बार फिर इससे पासवर्ड पूछता है, लेकिन जैक फिर वही कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। अब मजबूर होकर केविन इसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है। वो इसके नाकेवन करने लगता है। उधर इसी समझकर वो लोग देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि किसी ने जीपी मतलब इतने समय से कोई सिग्नल बाहर जा ही नहीं रहा था। अब क्रिस्टी जल्दी से वायर वापस जोड़ती है और आखिरकार जीपीएस डिवाइस दोबारा चालू हो जाती है। अब उनकी लोकेशन अमेरिका तक पहुंच जाती है, जहां लोग कई दिनों से इस लापता विमान को खोजने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन समस्या ये थी कि लोकेशन इमेजिन जंगल के इस हिस्से में थी जो अमेरिका की सीमा के बाहर आता था। ऊपर से एयरलाइन भी अमेरिकी रजिस्टर
वो कंपनी के खिलाफ जांच शुरू करने का आदेश देती है क्योंकि उनका एक विमान कई दिनों से गायब था और कंपनी ने इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं दी थी। लेकिन एयरलाइन की मैनेजर कोरा मुस्कुराते हुए कहती है कि वो आराम से जांच कर सकती है क्योंकि विमान अमेरिका के बाहर क्रैश हुआ है और वहां सिर्फ मैक्सिकन आर्मी ही जा सकती है। इसी दौरान एक बड़ा खुलासा होता है। वो इन्वेस्टिगेटर क्लियर असल में जैक की पत्नी थी और जैक एयरलाइन के खिलाफ एक गुप्त मिशन पर गया था। वो इस पूरी ड्रग तस्करी की जांच कर रहा था, इसीलिए क्लियर अब उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी। इस खुलासे के बाद एक बात साफ हो जाती है, जैक असली कातिल नहीं हो सकता। लेकिन जंगल में मौजूद बाकी लोग अभी भी इसी पर शक कर रहे थे। उधर जंगल में जैक इसे समझाता है कि अगर वो सच में कातिल होता तो वो सिर्फ गोलियां नहीं बल्कि पूरी बंदूक छर्रा लेता और फिर बाकी लोगों को आसानी से मार सकता था। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। क्रिस्टी को इसकी बात सही लगती है, इसलिए वो चुपचाप जैक की रस्सियां खोल देती है और इसे वहां से भाग जाने के लिए कहती है ताकि बाकी लोग इसे दोबारा टॉर्चर न कर सकें। अगली सुबह जब बाकी लोग देखते हैं कि जैक गायब है तो वो हैरान रह जाते हैं। क्रिस्टी